हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस नए चैप्टर के अंदर। अपना नया चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 11 है और उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो चैप्टर है वो ब्रिज है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। कुछ चीजें ऐसी इस चैप्टर में है जो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या कर देगी, रूल आउट कर देगी। हम जो समझते हैं ट्रेडिशनली फिजिक्स को, यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें इस चैप्टर में मिलने वाली है आपको, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार अपने पहले तो ऐसा पढ़ते थे और इसमें कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, ये एकदम नया अप्रोच है। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत आपकी जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई और ये धीरे 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 आगे कैसे बढ़ा। मतलब चैप्टर कैसे आगे बढ़ा नहीं, ये पूरा हिस्ट्री है एक तरीके से। उस जमाने की बात करते हैं जहां पे बहुत सारे लोग रिसर्च करते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, ठीक है, प्लैंक। उस जमाने की बात है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फिर भी कुछ ऐसी चीजें उस जमाने में लोगों ने ऑब्जर्व की कि जो उन लोगों को शॉकिंग लगी थी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करता हूं, डायरेक्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर पे एंटर होता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू पीपल। देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा यहाँ पे वो है इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली उस जमाने की बात है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने का टाइम आने वाला था। मतलब ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट देखा गया, स्पेशली हर्ट्स ने सबसे पहले देखा। 1887 की बात है कि कुछ मेटल्स थी, मेटल्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट जो थी वो क्या करेगी, उसके ऊपर डाली गई। और जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर डाली गई उस मेटल्स के ऊपर, तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर मेटल में से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो थे वो क्या हुए, बाहर आए। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आज हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे आए? ऐसे ही अपने आप नहीं आए। उसको निकालने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट को उसके ऊपर फेंका गया था। तो ऐसा तो क्या हुआ कि अल्ट्रावायलेट लाइट वहां पे गिरी और जैसे ही लाइट गिरती है उस पर्टिकुलर मेटल में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आ गए। तो क्वेश्चन तो पहले से यही होगा ना कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आते थोड़ा दिखने वाला है हमको। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं थोड़े दिखाई देंगे, तो पता कैसे चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आए? तो कि पता इसलिए इस तरह से चला कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर अप्लाई की गई, वो जो मेटल थी, वो मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज था वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से पता चला कि वहां से कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर आया होगा। तो यही काम फिर सोचा कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज बाहर आता है तो उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और वो भी ऐसा चार्ज होना चाहिए जो इजीली बाहर आ सके। तो बहुत सिंपल सा ख्याल है, वर्षों से लोग एनर्जी के बारे में जानते थे। अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे हैं जो लूजली बाउंड है मटेरियल के अंदर, मेटल के अंदर क्या है, लूजली बाउंड, आई एम टॉकिंग लूजली बाउंड है, तो अगर उसको बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। शायद ऐसा हुआ होगा, लोगों ने ऐसा सोचा कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ही अप्लाई की तो अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने आप बाहर आ गए। तो सोचो अल्ट्रावायलेट लाइट के पास कितनी एनर्जी होगी, बहुत ही छोटी अमाउंट में एनर्जी होगी। तो इतनी छोटी अमाउंट में से भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल बाहर आता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आता है, तो मतलब वो पार्टिकल मटेरियल के अंदर एकदम फ्री होना चाहिए। जैसे आज हम जानते हैं कि मेटल होता है तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन थे जो बाहर आए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इस चीजों को समझने में लोगों को टाइम लगा। ठीक है, फिर जे जे थॉमसन आए। जे जे थॉमसन ने पहली बार अपना एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है ऐसे दुनिया को बताया। ठीक है, उसके बाद मिलिकान थे, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर चीज में तो जस्ट गूगल करना कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये मिलिकान ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया।
अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को फाउंड किया और थॉमसन के काम से इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो वो एस्टेब्लिश हुआ। अब चार्ज अपॉन मास रेशियो पता था और मिलिकान ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसके चार्ज के बारे में सबको बता दिया और ये भी बता दिया कि दुनिया के हर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसका जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट था उस पर्टिकुलर जमाने में, ठीक है। लेकिन उस जमाने में ओरिजिन कहां से हुआ क्वांटम फिजिक्स का, जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उस जमाने में क्या था, एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो चुके थे और उस रिसर्च होने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा था कि फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिसर्च करने को बाकी हो। लोगों ने मैकेनिक्स के बारे में स्टडी कर लिया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर लिया था, मैग्नेटिज्म आ गया था, ऑप्टिक्स आ गया था, ठीक है। बहुत ऐसी सारी चीजें आ गई थी जो उस जमाने में लोगों को देखने मिलती थी या ऑब्जर्व करने मिलती थी और लोगों को ऐसा लगा कि फिजिक्स का काम खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे रिसर्च बाकी है, जो रिसर्च खत्म हो जाए तो फिजिक्स की बुक को क्या कर दे, हम वाइंड अप कर देंगे। कुछ ऐसे रिसर्च, कौन कौन से रिसर्च वो थे, तो उसमें से एक ये था कि एटम क्या होता है, एटम किससे बना होता है, एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। आज हम जानते हैं कि वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ये कुछ पता नहीं था लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम था जिसको हम बोलते थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप सबने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। दुनिया का हर एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, वो एक ब्लैक बॉडी होता है। 100% ब्लैक बॉडी का मतलब आप जानते हो कि अगर कोई बॉडी कंप्लीटली रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है या फिर कंप्लीटली एमिट करती है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। बट हमने ये भी सीखा था 11th स्टैंडर्ड में कि आइडियल ब्लैक बॉडी जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब काफी हद तक कोई चीज ब्लैक बॉडी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन हर एक बॉडी दुनिया की ब्लैक बॉडी तो होती ही है और उस ब्लैक बॉडी से कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकलते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली। जैसे ही उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये रेडिएशन जो निकलने वाले हैं उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में भी डिस्कस किया था, टेम्परेचर और इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। वेन्स लॉ पढ़ा था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था, वो सब ब्लैक बॉडी रिलेटेड रेडिएशंस के लॉ थे, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस की थ्योरी उस थर्मोडायनेमिक अप्रोच से लोगों ने देखी थी, उसी अप्रोच से लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने में लगे थे। अब उस जमाने में एक प्रॉब्लम था, मैं दिखाता हूं वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे। उस प्रॉब्लम में ऐसा था कि लोगों ने प्रैक्टिकल करके, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया, रिलेटिव इंटेंसिटी relative intensity of the radiation coming out from the black body versus lambda, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस ब्लैक बॉडी में से बाहर आ रहे थे और उस रेडिएशंस के लिए रिलेटिव इंटेंसिटी या फिर आप एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, एनर्जी और इंटेंसिटी प्रोपोर्शन में होते हैं। तो उसके लिए ऐसा ग्राफ मिला लोगों को कुछ इस तरह से, और ये ग्राफ दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये दो हिस्से कौन से थे, तो आप देख सकते हो कि ये जो था वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लेमडा था, जिसको मैं बोलता हूं लेमडा एम। यहां पे देखने को क्या मिलता था, ये सब वेवलेंथ, इस रीजन में जो वेवलेंथ थी वो लार्ज वेवलेंथ थी और इस रीजन में जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, स्मॉल वेवलेंथ थी। तो यहां पे देखने को क्या मिलता है कि स्मॉल वेवलेंथ जब छोटी होती है तब क्या होता है कि अगर लेमडा को अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिलेटिव इंटेंसिटी विथ लेमडा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन ये इंक्रीमेंट कब तक होता है, तो कि ये लेमडा एम तक होता है। लेमडा एम क्यों बोल रहा हूं मैं, कि लेमडा कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसलिए मैं इसको लेमडा एम बोल रहा हूं। तो लेमडा एम के बियॉन्ड क्या होता था, लेमडा एम के बियॉन्ड अगर लेमडा को इंक्रीज किया जाए तो इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ये ऑब्जर्वेशन लोगों को एक्सपेरिमेंटली मिला
इसका पहले एक्सपेरिमेंट ही हुआ था, थियोरेटिकल कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ था। अब इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए उस जमाने में बहुत सारे लोगों ने थियोरेटिकल एस्पेक्ट से ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, ठीक है। अपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स लॉ जो हम पढ़े हैं, वो सब बाय प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वो लोग ट्राई कर रहे थे ना, उसकी वो रियल सेंस में डेरिवेशन करना ऐसा नहीं था कि वेन्स लॉ सोच रहा था कि टेम्परेचर के साथ ऐसा ही रिलेशन होगा, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे नहीं। वो वेन जो था वो रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस लेम्डा का ग्राफ डिस्कस कर रहा था, उसकी थ्योरी बना रहा था और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि स्मॉलर वेवलेंथ के लिए लेम्डा इंक्रीज होने से इंटेंसिटी और एनर्जी इंक्रीज होती है, वाइल लार्जर वेवलेंथ के लिए लेम्डा इंक्रीज होने से इंटेंसिटी और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये कैसे होता है उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन लोग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे, मैं लंबी स्टोरी नहीं करने वाला यहाँ पे, कट स्टोरी को एकदम शॉर्ट में बता देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने सालों तक ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने सालों तक ट्राई किया और ट्राई करने के बाद सब लोग क्या हुए, फेल हो गए। मतलब किसी को एक सेटिस्फैक्टरी थ्योरी नहीं मिला जो एक्सप्लेन कर सके कि लेम्डा इंक्रीज होने से इंटेंसिटी और एनर्जी इंक्रीज होती है फॉर स्मॉलर लेम्डा, और लेम्डा इंक्रीज होने से इंटेंसिटी और एनर्जी डिक्रीज होती है फॉर लार्जर लेम्डा। ऐसा परफेक्ट थ्योरी कोई नहीं बना सका, कोई भी नहीं बना सका। और उस जमाने में ये इतनी डिफिकल्ट थ्योरी, इतना डिफिकल्ट अप्रोच, ये किसी से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए लोग ऐसा मानने लगे थे कि ये जो प्रॉब्लम है वो शायद फिजिक्स का लास्ट प्रॉब्लम होगा। दूसरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये दिक्कत देने वाला प्रॉब्लम है, लोगों को इसके पीछे सालों तक लगा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तब उसको ये लेम्डा एम की वैल्यू जो थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिली थी। जब एक्सपेरिमेंट किया था तब लेम्डा एम की वैल्यू अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिली थी। मतलब ये था कि अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ जिसकी है उसके लिए क्या होता है, लेम्डा इंक्रीज होते ही एनर्जी और इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाते हैं, और अल्ट्रा वायलेट से कम जिसकी वेवलेंथ होती है उसके लिए एनर्जी और इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है विथ लेम्डा। ये ऑब्जर्वेशन लोगों को एक्सपेरिमेंटली मिला था, बट इसका थ्योरेटिकल एविडेंस या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। बहुत लोगों ने ट्राई किया बट नोबडी कुड सक्सीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये बड़ा टेरर वाला प्रॉब्लम बन गया लोगों के लिए, टेरर वाला प्रॉब्लम बन गया, और इस टेरर वाले प्रॉब्लम को लोगों ने नाम दिया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। ओके, कैटास्ट्रोफ आप जानते हो, कैटास्ट्रोफ इज लाइक कयामत, विनाश, इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफी। तो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी जो था, दैट वाज द प्रॉब्लम। लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। अब यही एक ऐसा प्रॉब्लम था जहां से क्वांटम फिजिक्स का बर्थ हुआ। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के ट्राई किए, लेकिन इसका सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन किसने दिया? कौन था वो हीरो कि जिसने ये पर्टिकुलर विलन को क्या कर दिया, मार डाला, ठीक है। तो ये हीरो जो था वो था मैक्स प्लांक। आप सबने नाम देखा होगा, प्लांक कांस्टेंट, बहुत सुना होगा ये पर्टिकुलर चीज को। ये वही मैक्स प्लांक है जिसने इस पर्टिकुलर टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और उसने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया, और उसकी थ्योरी के ऊपर से एग्जैक्टली थ्योरेटिकल जो चीज मिलती थी और एक्सपेरिमेंटल जो चीज मिलती थी वो परफेक्टली क्या हो गई, मैप हो गई, मैच हो गई, यू कैन से। ओके, तो ये प्लैंक ने अपनी थ्योरी क्या दिया था, प्लैंक ने क्या ऐसा बोला था, प्लैंक ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। बिकॉज जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं जाएगी, इस चैप्टर के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे, अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे मैंने यही लिखा है कि मैक्स प्लैंक ने अपनी एक हाइपोथेसिस दिया, इस हाइपोथेसिस से उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेव मैकेनिक्स यूज कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो वेव मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन जो था वो यूज कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। लेकिन कोई सक्सेस किसी को नहीं मिला। ये प्लैंक को ये सक्सेस मिला इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में।
आप थोड़ा सोचोगे और झटका भी लगेगा कि साला ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैसे हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। क्या था, उसने ऐसा क्या हाइपोथेसिस दिया था जिसके ऊपर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो वो प्लैंक हाइपोथेसिस आपके सामने है दोस्तों। एवरी ब्लैक बॉडी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। उसने ऐसा बोला कि कोई भी ब्लैक बॉडी ले लो आप ऐसा मान सकते हो कि वो ब्लैक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल से बनी हुई है। ठीक है, कोई भी ब्लैक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल से बनी हुई है। और जब भी कोई ब्लैक बॉडी अपने रूम में रखी है, किसी और जगह पे भी रखी है, इट इज ऑलवेज एक्सपोज टू व्हाट, एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर से हीट एनर्जी वो ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। और हीट एनर्जी की वजह से उसके जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल्स है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल वाइब्रेट करेंगे। और वो वाइब्रेट करने वाले इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे। समझना, ब्लैक बॉडी है, किससे बनी है, चलो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लो मेरे पास ये ब्लैक बॉडी है। ये ब्लैक बॉडी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल से बनी होती है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल्स मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ही एनवायरमेंट से हीट एनर्जी उसको मिलेगी, वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और ये वाइब्रेट जिस फ्रीक्वेंसी से करते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे। समझ में आया। तो ये वाइब्रेट कितनी फ्रीक्वेंसी से करेंगे, तो कि हीट एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी से उसके ऊपर गिर रही है उतनी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेंगे। और उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेंगे, रेडिएट भी करेंगे। तो मतलब ये जो रेडिएशन मिलेगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, हीट एनर्जी की रेंज में ही होगा। और वो कौन सा होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक का रीजन होता है। ठीक है, इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक का रीजन होता है, जो बेसिकली हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये हाइपोथेसिस दी। अब हाइपोथेसिस देखो, ये कोई प्रूवन स्टेटमेंट नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब आप जानते हो, ये उसने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से, उसके ऑब्जर्वेशन से, उसके लॉजिक से, जिस तरह से भी उसने ये बताया, वो चीज उसने यहां पे दुनिया के सामने ऐसे रख दी। और जैसे ये रेडिएशन बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये रेडिएशन जो होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या दिया, प्लैंक ने दिया। उसका फॉर्मूला प्लैंक ने दिया और उसका फॉर्मूला आप सबके सामने है, E इज इक्वल टू NHF। ठीक है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। ओके, अगर आप फ्रीक्वेंसी को लैम्बडा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप सब जानते हो, 11th स्टैंडर्ड में आप सब लोग पढ़े हो कि फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय C by lambda. C is the, I can say, speed of light, and lambda is the wavelength of, I can say, radiation. So frequency of radiation is directly connected with wavelength of radiation with this particular formula. और उसने ये दिखाया कि जो एनर्जी निकलती है वो NHF होती है। अगर आप F की जगह पे C by lambda लिख देते हो तो E is equal to NHC by lambda। ये फॉर्मूला जो है वो प्लैंक ने उस जमाने में दिया इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के बाद। अब ये फॉर्मूला फिजिक्स की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला था। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों था, आपको लगेगा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें तो ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो ये कंट्रोवर्सी समझ लो कि यहाँ पे जो n दिख रहा है ना आपको, ये जो n है वो एक इंटीजर है। n इज जस्ट एन इंटीजर, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो E का वैल्यू कितना होगा, HF होगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो E का वैल्यू होगा ट्वाइस HF। n की वैल्यू अगर 3 है तो एनर्जी होगी 3HF। मतलब सोचो, एनर्जी का वैल्यू HF हो सकता है, 2HF हो सकता है, लेकिन 1.5 HF नॉट पॉसिबल। मतलब ये ब्लैक बॉडी जो है, इस ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएशन बाहर आ रहा है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। आप ऐसा बोल सकते हो ना, ये क्वांटाइज हो गया। आप जानते हो चैप्टर 1 के अंदर चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ा था हमने, वहां पे क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू NE। मतलब टोटल चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज E के
इंटीजर मल्टीपल में होता है, मतलब ई हो सकता है, 2e हो सकता है, लेकिन 1.5e नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पे HF हो सकता है, 2HF हो सकता है, लेकिन 1.5HF नहीं हो सकता। मतलब यहां पे एनर्जी क्वांटाइज्ड है। और उस जमाने में जो लोग बरसों से क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते थे, क्लासिकल फिजिक्स में तो एनर्जी कभी क्वांटाइज नहीं होती है ना, आप जानते हो एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपने 11th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कैलकुलेट किए होंगे, जो प्रॉब्लम में आपने क्या देखा होगा कि एनर्जी की वैल्यू समथिंग पॉइंट समथिंग लाइक 10.36 जूल, ऐसा आया होगा आपका आंसर। तो मतलब एनर्जी कुछ भी हो सकती है। आपने अब बेसिकली 11th में आप पढ़ चुके हो, और अब तक जब भी आपने एनर्जी का कैलकुलेशन किया है, यू नो इट कि एनर्जी कैन हैव एनी वैल्यू। लेकिन यहां पे प्लैंक ने यह बोला कि एनर्जी कैन नॉट हैव एनी वैल्यू इन सच केस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में तो नहीं हो सकता भाई, दूसरे केस में होता हो तो ठीक है, लेकिन ब्लैक बॉडी की अगर बात करें तो जो एनर्जी बाहर आ रही है वो हमेशा HF के मल्टीपल में होगी। अब ये HF क्या है? तो HF इज जस्ट वैल्यू। मान लो कि HF की वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि HF की वैल्यू कितनी है, 10 जूल है। तो एनर्जी क्या हो सकती है, 10 जूल हो सकती है। 1HF यानी 10 जूल, 2HF यानी 20 जूल हो सकती है, 3HF यानी 30 जूल हो सकती है। मतलब जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वो है, उसकी एनर्जी 15 जूल, 25 जूल, ऐसी कोई एनर्जी वहां पे नहीं हो सकती। इट कैन नॉट हैव एनी एनर्जी। दैट इज व्हाट प्लैंक वांटेड टू टेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, तो टोटल एनर्जी एमिटेड, अगर मान लो टोटल एनर्जी एमिटेड अगर 50 जूल है, उस ब्लैक बॉडी में से बाहर आने वाले रेडिएशन की टोटल एनर्जी अगर 50 जूल है और HF की वैल्यू 10 जूल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी में से पहले एक एनर्जी का बंच, ये एक बंच बोल देते हैं, 10 जूल का एक बंच बाहर आया, फिर दूसरा बंच बाहर आया, फिर तीसरा बंच बाहर आया, फिर चौथा बंच बाहर आया। ऐसे करते 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 टोटल 5 बंच बाहर आएंगे, तब जाके 50 जूल एनर्जी बाहर आएगी कि नहीं आएगी। समझ लो कितनी एनर्जी निकल रही थी ब्लैक बॉडी में से, 50 जूल। एक बंच का एनर्जी कितना है, 10 जूल। तो मतलब उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी में से 5 बंच, ठीक है, 5 बंच बाहर आने चाहिए। इतना सिंपल सी बात है। तो मतलब यहां पे एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर नहीं आ रही है, टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आ रही है। पहले एक बंच निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। अगर मान लो 100 जूल एनर्जी निकल रही है वहां से, टोटल एनर्जी एमिटेड अगर 100 जूल है, तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, वहां से एक बंच निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करते 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 10 बंच निकलेंगे। और ये एक बंच की साइज क्या होगी, बहुत ही छोटी, एक बहुत ही छोटी। तो प्लैंक ने इस पर्टिकुलर बंच को नाम दिया, और उस बंच का नाम क्या था, फोटोन। ठीक है, फोटोन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ब्लैक बॉडी में से 50 जूल एनर्जी निकलती है और एक फोटोन की एनर्जी 10 जूल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी में से 5 फोटोन बाहर निकलेंगे। अगर टोटल एनर्जी एमिटेड 100 जूल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस ब्लैक बॉडी में से 10 फोटोन बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये फोटोन तो एक पार्टिकल हुआ ना, फोटोन एक पार्टिकल हुआ, क्योंकि बंच इतना बड़ा तो बंच है नहीं कि जिसको अपने सिर पे या अपने शोल्डर पे डाल के चलते जाए। सूटकेस जैसा तो कोई बंच नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा सा बंच है। उस छोटे से बंच को हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार कोई ऐसा बंदा निकला जिसने ये बोला कि ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं ना, वो रेडिएशन वेव नहीं है, बट वो वेव क्या है भाई, पार्टिकल है। ठीक है, वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। मतलब एनर्जी यहां पे जो एमिट हो रही है ना, वो कंटिन्यूअसली वेव के फॉर्म में एमिट नहीं हो रही है, वो पार्टिकल के फॉर्म में एमिट हो रही है। समझ लो, तो ये उसका एस्पेक्ट था। ये अगर E इज इक्वल टू NHF को अगर हम डिक करें मतलब उसके अंदर घुस के उसको समझने की कोशिश करें, तो इसके पीछे का जो मीनिंग है वो ये होता है कि एनर्जी जो है
वो बंच के फॉर्म में यानी कि फोटोन के फॉर्म में बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। वेव होता तो कंटिन्यूअसली एनर्जी बाहर आती, लेकिन ये पार्टिकल है तो एक पार्टिकल निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे पार्टिकल निकलते जाएंगे, ठीक है, और एनर्जी बाहर आती जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जैसे उसने कंसीडर किया और उसके हिसाब से अपने मैथमेटिक्स जब उसने डेवलप किया, तो उस मैथमेटिक्स से मिलने वाला रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एकदम परफेक्टली मैच हो गया। ठीक है, स्मॉलर वेवलेंथ के लिए और लार्जर वेवलेंथ के लिए, दोनों के लिए जो इंटेंसिटी और एनर्जी का पैटर्न हमको मिलता था वो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी प्रॉब्लम के अंदर, वो पैटर्न भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से उसको मिल गया। ऑल्दो ये कंसेप्ट को दुनिया को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम भी लगा। ठीक है, ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर, जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लोगे आप? वर्षों से जिस एनर्जी को आप कंटिन्यूअस फॉर्म में एज्यूम करते हो और सडनली आके कोई बोले भाई ये एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, एनर्जी तो बंच के फॉर्म में मतलब पार्टिकल के फॉर्म में बाहर आती है, मतलब रेडिएशन जो है वो वेव नहीं है। वर्षों से लोग रेडिएशन को वेव बोलते थे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफियरेंस, ये सारी प्रोसेस जो है, रिफ्लेक्शन में वेव होता है, रिफ्रैक्शन में भी वेव होता है, इंटरफियरेंस डिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वेव होता है। मतलब जब भी रेडिएशन की बात अब तक आई है तब तक हमने रेडिएशन को एक वेव की तरह कंसीडर किया है। और ये मैक्स प्लैंक भाई साहब क्या बोलते हैं कि ये रेडिएशन जो है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। ठीक है, तो ये इसलिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। बट आई होप कि आप समझ रहे होंगे रेडिएशन इज इक्वल टू पार्टिकल कहां से आया। ओके, तो ये एक चीज थी जो प्लैंक ने अपनी हाइपोथेसिस में बोला। ठीक है, यहां पे जो नीचे मैंने लिखा है वही लिखा है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है, और एक बंच जो होता है उस बंच को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। एक्चुअली दिस इज सम लैटिन नेम आई थिंक। ओके, क्वांटा। तो क्वांटा जो है उसके ऊपर से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया गया। ठीक है, तो मतलब एनर्जी रेडिएशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, दैट इज पार्टिकल। पार्टिकल के फॉर्म में बाहर आता है, और इस पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया। तो जैसे ही पार्टिकल की बात आई, पार्टिकल को नाम भी दिया गया फोटोन। तो पार्टिकल कैसा होगा, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होगी? लोगों को सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा ना कि पार्टिकल है, मान लो, तो पार्टिकल कैसा है? जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो हम जानते हैं कि उसके पास कितना मास है, कितना चार्ज है, उसका स्पिन कितना है, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये फोटोन के बारे में क्या हम जानते हैं? तो फोटोन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपना चैप्टर शुरू होता है। ये जब यहां तक जो भी मैंने बोला दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर के अंदर घुसने के लिए आपका माइंडसेट होना जरूरी है, और ये जो माइंडसेट है मैंने यहाँ पे आपका सेटअप कर दिया। ठीक है, अब फोटोन के बारे में डिस्कशन करते हैं और फोटोन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है भाई। फोटोन जो है वो एक एनर्जी का पैकेट है, बंडल है, क्वांटा है। ठीक है, और उसकी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, HF या फिर HC बाय लेमड़ा कहते हैं। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट करते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, न्यू से इंडिकेट करते हैं, तो H और न्यू लिखते हैं। लेकिन न्यू और V, वेलोसिटी और न्यू क्या हो जाता है, कभी कभी लिखने में क्या हो जाता है, परेशानी हो जाती है। अगर एक इक्वेशन में दोनों चीजें आ गई तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन वाला काम जो मुश्किल हो जाता है। इसलिए थ्रू आउट द चैप्टर मैं न्यू की जगह पे क्या रखने वाला हूं, फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करने वाला हूं। राइट, तो अगर सिंगल फोटोन की बात मैं करूं तो सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होती है, वो सिंगल फोटोन की एनर्जी जो है वो होती है E इज इक्वल टू HF। ठीक है, सिंगल फोटोन की। फिर अगर 50 फोटोन निकलेंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाय HF होगा। आप समझ सकते हो क्वांटाइजेशन कैसे है। ठीक है, पहली बात तो ये फोटोन है क्या है, एक पार्टिकल है, एक एनर्जी का बंडल है, और उसकी एनर्जी कितनी है वो मैंने बता दिया। ठीक है, फिर दिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर फोटोन वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है या फोटोन कोई मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, उसकी एनर्जी का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, वो मीडियम डिसाइड नहीं करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा भाई, वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी। मीडियम इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, फिर उसका रेस्ट मास क्या है, 0 है। मतलब अगर फोटोन शांति से बैठा है, मूव नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0, मतलब वो मासलेस है। ओके, लेकिन ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी मासलेस पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं रह सकता, लेकिन मान लो कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो मासलेस है, ठीक है। तो अगर वो मूव करता है तो उसके पास मास होता है, तो उसके बारे में समझने के लिए आइंस्टाइन का इक्वेशन हमको देखना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू 4। ये उसका ओरिजिनल फॉर्मूला था जो आइंस्टाइन ने डिराइव किया था। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी नहीं है तो उसका मोमेंटम भी नहीं है, और मोमेंटम नहीं है तो पी क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में हो जाएगा 0। अगर P 0 हो जाएगा तो उसकी एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर P की वैल्यू 0 डाल दो, आपको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मिल जाएगा। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल का मास 0 है लेकिन वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, मासलेस है, जैसे फोटोन, ठीक है, तो मास को अगर उस पर्टिकुलर जगह पे आप 0 कर दोगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, P इंटू सी आ जाएगा, एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा P इंटू सी। अभी यहां पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि सर मास 0 हो गया तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ही गड़बड़ है भाई। देख लो यहां पे मैंने बोला था ना, कुछ चीजें यहां पे ऐसी आने वाली है जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकती, और इसके बारे में धीरे धीरे आप समझ जाओगे बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहां पे मोमेंटम जो है वो एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था कि किसी पार्टिकल के पास अगर एनर्जी है तो उसके पास मोमेंटम है, चाहे उसके पास मास हो या ना हो। तो यहां पे ऐसी कुछ बात यहां पे आपको देखने को मिलती है, थोड़ा सा अभी डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर चलता जाएगा, वैसे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप डिटेल में समझना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करो कि अगर मास 0 है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में मास की वैल्यू 0 डाल दो तो एनर्जी हो जाएगा P इंटू सी। तो ये हो गया फोटोन का एनर्जी, क्योंकि फोटोन क्या होता है, मासलेस पार्टिकल होता है, तो फोटोन का एनर्जी P इंटू सी। आप बोल रहे थे, अभी आप बोलोगे सर आपने तो पहले बोला कि फोटोन का एनर्जी HF होता है, और अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि फोटोन का एनर्जी P होता है, PC होता है, दोनों सही है भाई। यू कैन इक्वेट HF इज इक्वल टू PC, ठीक है, आप दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। चलो इक्वेट करके देखते हैं क्या मिलता है। E इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू PC। अब F की जगह पे अगर मैं C बाय लेमडा लिखूं, C कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी, H अपॉन P मिलेगी। और आपको यहां पे कुछ याद आ रहा है ये कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ी देर के बाद, आज नहीं, आज के लेक्चर में नहीं करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कि ये कहां पे जाने वाला है, सारी चीजें कहां पे जाने वाली है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना, ये इक्वेशन समझ में आ गया तो बहुत है, एज ऑफ नाउ इतना समझना ही जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इस फॉर्मूला देखो, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है कि नहीं, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर आप यहां से मास को सब्जेक्ट बना दो तो एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मास को अगर आप सब्जेक्ट बना दो तो एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, HF अपॉन सी स्क्वायर भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अगर कोई फोटोन मूव कर रहा है तो उसका मूविंग मास कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, तो उसके मूविंग मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आइंस्टाइन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यूज किया जाता है, और उसमें से मास जो है उसको सब्जेक्ट बना दो तो E बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू HF अपॉन सी स्क्वायर ये आ जाएगा। ये मूविंग मास है फोटोन का, और पहले वाला रेस्ट मास क्या है, तो क्या 0, रेस्ट मास 0 है, और मूविंग मास जो होता है वो E बाई सी स्क्वायर होता है। इसके सिवा कोई पूछे इसका मोमेंटम क्या है, तो आप मोमेंटम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हो। E इज इक्वल टू क्या है, PC, E इज इक्वल टू क्या है, PC, तो उसके ऊपर से P क्या मिलेगा भाई, E बाई सी मिलेगा, P का जो वैल्यू है वो E बाई सी मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, उसके बाद उसके ऊपर से मास का फॉर्मूला मिला, और फिर हमने क्या किया, मोमेंटम का फॉर्मूला भी यहां पे निकाला। ओके, तो ये है फोटोन की प्रॉपर्टीज, अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। फोटोन के पास चार्ज नहीं होता, फोटोन इज अ चार्जलेस, ठीक है, चार्ज नहीं होता, मास नहीं होता, लेकिन फोटोन के पास क्या होता है, स्पिन होती है भाई।
और स्पिन होती है इंटीजर स्पिन। इंटीजर स्पिन कितनी होती है? +1 होता है उसका। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास प्लस और माइनस हाफ होता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है? प्लस और माइनस हाफ होता है। यहां पे फोटोन के पास क्या होता है? +1 उसकी स्पिन होती है। पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट है वो सारे पार्टिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है फर्मियन। फर्मियन ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसकी स्पिन 1/2 के मल्टीपल में होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 है, प्रोटॉन की स्पिन 1/2 है, तो ये दोनों पार्टिकल कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फर्मियन की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे पार्टिकल जिसकी स्पिन इंटीजर फॉर्म में होती है, जैसे फोटोन जिसकी इंटीजर स्पिन होती है, ग्लूऑन जिसकी इंटीजर स्पिन होती है, तो ये सारे पार्टिकल जिसकी स्पिन इंटीजर होती है वो कैटेगरी होती है बोसोन की। ठीक है, उसको बोसोन फैमिली पार्टिकल बोला जाता है। फर्मियन फैमिली, बोसोन फैमिली। इसी तरह से मास के हिसाब से ये सारे पार्टिकल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है लेप्टॉन्स, दूसरा है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स मतलब हैवी पार्टिकल, लेप्टॉन्स मतलब लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन की कैटेगरी में आएगा और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 10⁴ टाइम्स अप्रोक्सीमेटली हैवी है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हेड्रॉन की कैटेगरी में आएंगे। तो पार्टिकल फिजिक्स में सारे पार्टिकल के मास बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इस सारे छोटे छोटे मास वाले पार्टिकल को भी हम मास के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हैवी पार्टिकल आर हेड्रॉन्स, लाइट पार्टिकल्स आर लेप्टॉन्स। इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल होते हैं वो बोसोन होते हैं, और जो 1/2 के मल्टीपल में जिसकी स्पिन होती है वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्मियंस होते हैं। ठीक है, तो फोटोन जो है वो एक मासलेस पार्टिकल है, लेकिन उसकी स्पिन जो है वो +1 है। फिर फोटोन जो है लाइट की स्पीड से मूव करता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोटोन्स हमेशा स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। ये कैसे होता है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी है। अभी इस प्रॉपर्टी को यहां पे जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर चैप्टर में इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में कोई स्कोप नहीं है। इसका डिटेल डिस्कशन करने के लिए आपका लेवल भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अभी उस पर्टिकुलर लेवल पे आप नहीं हो, तो अभी कुछ चीजें ऐसी है जो अभी आपको थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज मीडियम डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग मीडियम में फोटोन जाएगा तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और वेवलेंथ जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा अजीब लगने वाली चीज है, बट एनर्जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फ्रीक्वेंसी, किसी और के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तभी जाके एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, फोटोन की वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो मीडियम जब भी चेंज हो जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा तो फोटोन की स्पीड कम हो जाएगी। अगर रेयर मीडियम में जाएगा तो फोटोन की स्पीड बढ़ जाएगी। वैक्यूम में है तो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके बाद फोटोन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट किस पे होती है? चार्ज वाले पार्टिकल के ऊपर, लेकिन फोटोन के पास तो चार्ज ही नहीं है। तो जिसके पास चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड की भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? QV×B, लेकिन यहाँ पे तो Q ही नहीं है। Q नहीं है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की भी इसके ऊपर क्या होगी? इफेक्ट नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बीच में से कोई फोटोन को आप अप्लाई करो तो वो फोटोन शांति से स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएगा बिना डेविएशन के। उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी और सीधा सीधा चला जाएगा। समझ लो, ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। फिर photon can act as a wave in a spatial circumstances and hence it can show diffraction। मतलब ये बात इसी चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फोटोन वेव की तरह कब बिहेव करता है और क्यों बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है। थोड़ा सा डी ब्रोगली के बारे में आपने पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ पे हम लेटर ऑन इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये फोटोन जो है वो बड़ा ओबीडियंट पार्टिकल है भाई। नेचर के सारे रूल्स जो है वो क्या करता है? फॉलो करता है। नेचर के सारे रूल्स जो है ये क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये फोटोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई।
नेचर के सारे रूल का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। मतलब जो फंडामेंटल रूल्स है नेचर के, वो सारे रूल ये ओबे करता है, मतलब इसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या वहां पे कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये पर्टिकुलर चीजें क्या है, ये प्लैंक का हाइपोथेसिस क्या है, ब्लैक बॉडी में से निकलने वाले रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, वो पार्टिकल जो होता है वो फोटोन होता है, फोटोन की एनर्जी जो है वो HF होती है, ठीक है ना, और जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज होती है। इतनी चीजों के बारे में अगर आपको समझ में आ गया है तो ये आपका फंडामेंटल इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंटर होने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरी है वो चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो दिमाग सोचेगा कि साला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, तो ये चीज होने वाली है, ठीक है। नील्स बोर की बात करता हूं। नील्स बोर ने ऐसा बोला था कि अगर आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की शुरुआत करो और पढ़ भी रहे हो और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऐसा लगे कि साला क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ लोचा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो समझ लो कि आप सही पाथ पे हो और आप उसको समझ रहे हो। अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स पे पढ़ के ऐसा बोलता है सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बहुत ईजी है, तो मतलब मान लेना है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट्स दिमाग में क्रिएट हुए हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जो धीरे धीरे आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में धीरे धीरे क्या हो जाने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अच्छा 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 इसलिए ऐसा होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, उसके रीजंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वो रीजंस अगर मैं अभी से बताना शुरू कर दूंगा तो वो रीजंस बेसिकली समझने के लिए जो लेवल होना चाहिए वो अभी आपके पास नहीं है, इसलिए मैंने अभी कुछ चीजें ऐसी बताई है जो अभी आपको क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है। तो आई एम फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 1 हियर, जो मैं पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के लिए यहां पे रखने वाला था। तो ये इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंटर होने के लिए जो जरूरी था वो मैंने यहां पे आपको बता दिया। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूं। ये जो चीज हमने पढ़ी है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर का एक सॉलिड एविडेंस हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट है। प्लैंक ने बोल तो दिया थियोरेटिकली कि पार्टिकल नेचर होता है, रेडिएशंस जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो वेव नहीं है, लेकिन ऐसा बोल तो दिया, लेकिन ऐसी कोई प्रूफ है भाई कि तू जो प्रूव कर सके कि जो तूने बोला वो सही बोला? लोगों ने तो ऐसा पूछा होगा ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो उसकी प्रूफ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट है। मतलब यहां पे ऐसा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर आप उस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो भी रिजल्ट्स है उस रिजल्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करो यूजिंग वेव नेचर, वेव थियरी से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो वो रिजल्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही पार्टिकल नेचर आप मान लो कि पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर के अप्रोच से वो रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करोगे तो इमीडिएटली मक्खन की तरह सब कुछ दिमाग में क्लियर हो जाएगा, मक्खन की तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी वरी। तो वो कैसे होता है, वो कौन से रिजल्ट्स है, हाउ वेव थियरी इज नॉट वर्किंग ओवर देयर एंड व्हाई पार्टिकल थियरी इज वर्किंग, वो है आने वाले टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।